इस बीच विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश में नीतीश कुमार एक बार फिर से जोर मार रहे हैं। खबर यह है कि 2024 के लिए अभी से तैयारियां विपक्षी नेताओं ने इकट्ठा करनी शुरू कर दी है। नेताओं ने एकजुट होना शुरू कर दिया है। इस बीच तस्वीरें अलग अलग तरह की सामने आई। विपक्षी एकता की मुहिम में फिर से जुटे हुए हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार इसीलिए दिल्ली में भी है। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन कई बड़े नेताओं से मुलाकात होगी। विपक्ष के कई चेहरों से बात करते हुए, मुलाकात करते हुए, उन्हें एक साथ लाते हुए नीतीश कुमार की कोशिश एक बार फिर से होगी। लेफ्ट के नेताओं से नीतीश कुमार का मुलाकात का आज कार्यक्रम है। लेफ्ट के नेताओं से यानी कि वामपंथी लीडर से आज मुलाकात का कार्यक्रम नीतीश कुमार का है। कल जो तस्वीरें सामने आई थी वो लगातार सुर्खियों में रही और सियासी गहमागहमी और ज्यादा बढ़ी रही, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के बड़े चेहरे, बड़े लीडर्स एक साथ एकजुट नजर आए, उसको लेकर सवाल फिर ये उठने लगा कि क्या 2024 को देखते हुए विपक्षी नेता एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है कि इस विपक्षी एकता में बड़ा चेहरा कौन सा होगा, यानी कि अगर पीएम के तौर पर सामने किसी चेहरे को लाना पड़े, पीएम उम्मीदवार के तौर पर, तो वो चेहरा कौन होगा ये अभी भी साफ नहीं है। अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ दिल्ली से इस खबर को लेकर लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, अभी तक जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, नीतीश कुमार की कोशिश हालांकि आज भी रहेगी और इससे पहले भी कुछ महीनों पहले नीतीश कुमार दिल्ली आकर जा चुके हैं। ये बार बार विपक्षी एकता को एकजुट करने की बात तो होती है, लेकिन थोड़े ही दिन बाद ये विपक्षी पार्टी के लीडर्स छिटकते हुए, दूर दूर जाते हुए नजर आते हैं। एकजुट कैसे होगा, सवाल ये खड़ा होता है। आज उनके लेफ्ट के लीडरों से मुलाकात होगी, लेफ्ट लीडर से जब मुलाकात होगी, बातचीत होगी, तो लेफ्ट लीडर क्या लगता है कि इस बात उनकी मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि कांग्रेस से नाराजगी उनकी चल रही है। तो क्या कांग्रेस को जिस हिसाब से एक तरफ से पक्ष रखा है कांग्रेस के नेताओं ने कि ठीक है, आप जो हमसे दूर हो रहे हैं या नाराज है, उनको आप मनाने का काम कीजिए, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो या फिर बीआरएस हो या फिर नवीन पटनायक हो। ये तमाम जो नेता या फिर शरद पवार के जो सुर बदले हुए हैं वो कैसे मानेंगे। इन तमाम मसौदों के साथ नीतीश कुमार निकल पड़े हैं, लेकिन अब चुनौतियाँ बहुत हैं। इस चुनौतियों को क्या वो पार कर पाएंगे, नहीं पार कर पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा रचना। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि 2014 में भी कुछ कवायद ऐसे हुआ था, विपक्ष एक साथ आकर तमाम तरह से पीसीओ, तमाम तरह से बातें कहता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रिजल्ट क्या निकला, फिर से वही सिफर। वही चीज 2019 में भी देखने को मिला। 2019 में फिर से विपक्ष एकजुट हुआ, लेकिन कांग्रेस के नाम पर तमाम पार्टियां अलग थलग दिखाई दी। तो ऐसे में टीएमसी का रोल क्या होगा, ममता बनर्जी यानी जो है चीफ, उनका क्या बयान आता है। इसके बाद से क्या नीतीश ने जो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात है, इसके माने ये भी निकाले जा रहे हैं कि कम से कम नीतीश ने जो रिक्वेस्ट की अरविंद केजरीवाल से कि देखिए ममता जी को लाना है और ममता जी को मनाने का काम आप कीजिए तो बेहतर होगा। यानी मजबूत विपक्ष और मौजूद विकल्प के साथ हम तब 2024 में उस समय लड़ाई जीत सकते हैं जब तक एकजुट नहीं होंगे, यानी मोदी खिलाफ, यानी मोदी सरकार के खिलाफ। अगर हमें जंग जीतनी है तो हम तमाम विपक्षियों को एक साथ एकजुट होकर लड़ना ही पड़ेगा। तो तमाम मसौदों के साथ बातचीत तो हो रही है, लगातार वो टिप्पणी भी किए जा रहे हैं। मसौदे भी साथ तौर पर क्लियर है कि देखिए लगातार महंगाई का मुद्दा हो या जब से ये सरकार आई है तब से कहीं न कहीं ईडी सीबीआई का मिसयूज किया गया है। तमाम लोगों को बार बार आपकी पार्टी के लोगों, यानी आम आदमी पार्टी के लोगों को अंदर किया गया, मंत्रियों को, और कहीं न कहीं विपक्ष के तमाम जो नेता है उनको भी बार बार परेशान किया जा रहा है, चाहे वो इनकम टैक्स से जरिया हो। लेकिन ये सब इशूज को लेकर जब विपक्षी पार्टियां बोलती हैं अजीत, तो वो बोलती हैं एक सुर में। ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता जो है वो एकजुट नजर आ रही है, लेकिन ये स्टेबल नजर नहीं आता, ये बड़ा अनस्टेबल रहता है। फिर अगले ही दिन कुछ और बयान आ जाता है। तो ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये एकजुट होते हुए भी एकजुट होती हुई नजर आती नहीं है, छिटकती रहती है, बिखरती रहती है। अजीत, आप रहिएगा, क्योंकि नीतीश के दौरे के बीच में जीतन राम मांझी का दौरा भी खास है और जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंचे हैं। अब इस बीच जान लीजिए कि जीतन राम मांझी पहुंचे हैं तो क्या कुछ मुख्य एजेंडा है अमित शाह से मिलने को लेकर। दरअसल दिल्ली में जीतन राम मांझी हैं और उनसे मुलाकात करेंगे। बिहार में अब चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ तो नीतीश कुमार हैं जो कि विपक्षी लीडर से मिल रहे हैं। 2024 के लिहाज से वो बार बार कहते रहे हैं कि सबको एकजुट आना जरूरी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अगर दिल्ली में है, अगर बीजेपी से करीबी बढ़ रही है, अगर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम है, तो यहाँ भी समीकरण दूसरा बनता हुआ नजर आता है। जीतन राम मांझी मौके को देखते हुए बीजेपी से नजदीकी बनाते हुए नजर आ रहे हों और अमित शाह से मुलाकात का आज उनका कार्यक्रम है। और
जिस तरीके से नीतीश कुमार एक के बाद एक कोशिशें कर रहे हैं, उन कोशिशों में खलल के तौर पर भी जीतन राम मांझी के इस स्टेप को देखा जा रहा है। अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजीत से हम बात कर लेते हैं। अजीत, एक तरफ तो नीतीश कुमार हैं जो विपक्षी लीडर्स को एकजुट लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का ये कदम, इसे कैसे देखें? देखिए रचना, साफ तौर पर जीतन राम मांझी अपनी गणित भूगोल को सही करने आ रहे हैं। उन्हें पता है कि बिहार की राजनीति में जो वोट बैंक है, जो एक तबका वर्ग है, वो कहने के मांझी के साथ जुड़ा हुआ है, तो बीजेपी को भी इससे फायदा मिलेगा और बीजेपी नहीं चाहती कि जीतन राम मांझी को वो छोड़ दे। इसलिए आज की मुलाकात काफ़ी अहम होती है, क्योंकि आज गृह मंत्री से मुलाकात 10:30 बजे का मुकर्रर हो रखा है, तो 10:30 से 11 के बीच कभी भी उनकी मुलाकात यहाँ पे हो सकती है। और अभी बिहार निवास में जीतन राम मांझी और वहाँ से थोड़ी बाद ही निकलकर सीधे वो अमित शाह जी के पास जाएंगे, यानी गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, तमाम मसौदे बात करेंगे। क्योंकि साफ तौर पर है कि बिहार की राजनीति में अगर आप कहें तो जातीय समीकरण का लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, चाहे वो यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो एक जातीय समीकरण को देखते हुए, वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए कहीं न कहीं जीतन राम मांझी का भी जो पक्ष है वो काफ़ी अहम रखता है। बीच में जीतन राम मांझी बहक तो गए थे, तमाम महागठबंधन में शामिल हुए, फिर वापस जब आए उन्हें समझ में आया कि देखिए हमारी तरजीह और तवज्जो अगर कोई मिल सकता है तो वो बीजेपी मिल सकता है, इसलिए वो फिर से कोशिश कर रहे हैं। लगातार बातचीत का जब दौर शुरू हुआ तो आज की मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि आज कुछ बड़े फैसले जीतन राम मांझी लेंगे और उसमें सहमति अमित शाह भी लेते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर है कि जब मुलाकात खत्म होगी तो जीतन राम मांझी तमाम मीडिया से मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे और बताएंगे कि आखिर जो उनकी दो तरफा बात हुई, अमित शाह जी ने क्या कहा या इनकी तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा गया और कैसे जातीय समीकरण के साथ वो आगे बढ़ते नजर आएंगे, कैसे और अगल बगल के जो इलाके होंगे वो कितने ज़्यादा इफेक्टिव दिख सकते हैं और इनका चुनाव प्रचार में अगर योगदान होता है तो कैसे तमाम जो वोट हैं, जो उठे बैठे हैं, उनको कैसे बनाकर आप डलवा सकते हैं। ये तमाम मसौदों को लेकर चर्चाएं होंगी, खासकर नीतीश को लेकर, एंटी कैंडेंसी को लेकर आप बिहार में आगे की प्लानिंग क्या करेंगे और कौन कौन लोग आपके साथ होंगे, ये भी इस बात को लेकर चर्चाएं अहम होने वाली है। और इधर नीतीश कुमार और बाकी विपक्षी लीडर्स कोशिश कर रहे हैं 2024 को देखते हुए समीकरण मजबूत करने की, लेकिन इधर बीजेपी जानी जाती है, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, तैयारियां मजबूत रहती हैं, ग्राउंड पर जाकर तैयारी करती है और 2024 को देखते हुए तो कतई गुंजाइश यहां पर बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है। इस बीच चूंकि 3 दिन के दिल्ली दौरे पर नीतीश कुमार हैं और ये दौरा बेहद खास है, 2024 के लिहाज से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उस मुलाकात की तस्वीरें कल दिन भर सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी रही। बैठक में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। 2024 चुनाव को लेकर विपक्षी एकता पर चर्चा हुई है, मजबूत बात भी हुई है और इस मुलाकात के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए भी बड़े चेहरे नजर आए, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी थे, नीतीश कुमार भी थे। और सबसे बड़ी बात यह है जब विपक्षी लीडर्स एकजुट हो रहे हैं, जिसमें कि आज नीतीश कुमार वामपंथी दलों के नेताओं से मिलेंगे, ये लेफ्ट नेताओं को एकजुट लाना ये भी एक बड़ा कदम साबित हो सकता है विपक्षी लीडर्स को एक साथ लाने के लिए। लेकिन अजीत, अगर बड़े चेहरों की मुलाकात लगातार हो रही है तो सवाल फिर वही 2024 के लिहाज से, अगर विपक्षी एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर किसे देखें? नाम तो अभी भी सामने नहीं आया। रचना आना मुश्किल भी लग रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं अभी टकराव और पार्टी को मान मनोबल की बात चल रही है। पार्टी में कितने अपोजिशन पार्टियां शामिल होती हैं, महागठबंधन में कितने लोग की सहमति बनती है और मुद्दों को लेकर क्या लड़ाई नजर आती है, क्योंकि शरद पवार के मुद्दे अभी कहीं न कहीं तो भटकते नजर आ रहे हैं। शरद पवार कहीं न कहीं पक्ष में नजर आ रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में बोलते नजर आ रहे हैं, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो या फिर तमाम और मसौदे हो, तो उसको लेकर कहीं न कहीं पवार साहब के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। तो वहीं आने वाले समय में क्या मायावती साथ होंगी, अखिलेश का सुर कैसे होता है, क्योंकि लगातार अखिलेश से भी संपर्क में तमाम बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। तो ऐसे में बीआरएस तरफ से जो कविता ने एक बिगुल बजाया और कांग्रेस के खिलाफ तमाम बातें बोली, क्या वो कांग्रेस के साथ महागठबंधन करेंगी नहीं करेंगी? नवीन पटनायक जो काफी नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से, तो क्या वो कांग्रेस के साथ महागठबंधन में नीतीश कुमार के कहने पे आएंगे नहीं आएंगे? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले तो गठबंधन बनने की बात कीजिए तो बेहतर होगा, नहीं गठबंधन बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। अगर बन भी जाता है फिर चेहरा कौन होगा, क्या नीतीश होंगे या फिर कांग्रेस से राहुल गांधी होंगे? सवाल ये भी खड़ा होता है। उन नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश भी हो रही है, चाहे वो नवीन पटनायक हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हैं, जो अपनी शर्तों पर रहते हैं, राजनीति करते हैं। ऐसे मजबूत चेहरों को, मजबूत नेताओं को भी साथ में लाना जरूरी होगा और इनके बिना विपक्षी एकता मजबूत होती हुई तो कतई दिखती नहीं है। आप रहिएगा अजीत हमारे साथ, चूंकि इस मीटिंग पर निगाहें सबकी थी। इस मीटिंग पर नीतीश कुमार ने कहा
कि विपक्षी एकता पर हमारी बात हुई है, सब लोग साथ में हैं। तो राहुल गांधी ने इस मीटिंग को विचारधारा की लड़ाई कहा है। दोनों नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार सुन लीजिए। तो एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। काफी देर बहुत ही हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करेंगे और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बात हुई। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीजें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। बड़ा अपडेट इस बीच जानिए। केजरीवाल से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही है। कह रहे हैं विपक्षी एकता के लिए हम काम करेंगे, ज्यादा विपक्षी दलों को जोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो फिर ये संख्या बल भी ज्यादा होगा, मजबूत नेताओं का भी साथ रहेगा। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने ये बड़ी बात कही है। राहुल गांधी साथ में रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे साथ में रहे, फिर शाम में जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल थे, संजय सिंह दिख रहे हैं, राघव चड्ढा दिख रहे हैं। सभी पार्टियों को एकजुट लाने की कोशिश नीतीश कुमार की है और इससे पहले भी नीतीश कुमार कह चुके हैं कि अगर बीजेपी का मुकाबला करना है तो 2024 के लिहाज से सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा। सुनिए क्या कहा। लोगों का पहले से इनसे बातचीत थी ही, तो आज फिर आ गए, तो आज हम लोगों का ये तय हो गया कि नहीं ठीक है, अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। अब आज देख लीजिए, बाकी सब पर कोई कमेंट नहीं करना, एक लाइन में बता दिया कि हम लोग अब इस वक्त देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और जैसे मैंने कई बार बोला है कि शायद आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है और एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं
हम उनके साथ हैं। आप लोगों के मन में ढेर सारे प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के जवाब एक शाम की मुलाकात में नहीं दिए जा सकते। जैसे जैसे हम लोग रास्ते में चलेंगे वैसे वैसे आपके प्रश्नों के जवाब भी देंगे। आज सारे प्रश्नों के जवाब आपको विपक्षी लीडर्स को एकजुट करने की कोशिश नीतीश कुमार की है। हालांकि ये मंशा विपक्षी लीडर्स में से कई बड़े चेहरों की नजर आती भी है, लेकिन कोई ना कोई मुद्दा ऐसा रहता है जिसको लेकर ये एकता हो नहीं पाती है, ये एकता टूटती हुई नजर आती है। अजीत हमारे साथ हैं। अजीत, सुबह से लेकर हमने शाम तक की तस्वीरें देखी जब विपक्षी लीडर्स जिसमें बड़े चेहरे थे उनसे लगातार नीतीश कुमार मिले हैं। आज कौन कौन से लीडर्स से मिलना है? देखिए रचना, मैं बता दूं कि आज जो है लेफ्ट लीडरों से मुलाकात है। लेफ्ट लीडरों से मुलाकात काफ़ी अहम रहेगी क्योंकि लेफ्ट लीडर की जो भूमिका रही है, चाहे वो हम केरल की बात कर लें या फिर तमाम जो बेल्ट है साउथ की बेल्ट उधर की बात कर लें, तो उनकी भूमिका अहम होती है। तो अब लेफ्ट लीडर क्या किस मसौदे और किस प्लेटफॉर्म के तहत किस एजेंडे के साथ बातचीत में सहमति कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज की जो मीटिंग है सितारा येचुरी होंगे उस समय, और बताया जा रहा है कि जो लेफ्ट के जो लीडर हैं, कुछ और तमाम लीडर हैं, डी राजा, उनसे मुलाकात हो सकती है। संभावना ये भी बताई जा रही है कि हो सकता हो कि नीतीश कुमार के घर पर ये मुलाकात हो। अगर नीतीश कुमार नहीं जा पाते तो ये तमाम जो लीडर होंगे वो नीतीश कुमार के घर पर आकर बातचीत कर सकते हैं। अगर सहमति बनती है तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के बाद से फिर लेफ्ट का भी एक गठबंधन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर सहमति बन जाती है तो जब हम कहें तो 3 घटक दल तो इस समय सामने नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में नीतीश कुमार के पास जो तमाम तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, तमाम तरह से चुनौतियां उनके सामने आएंगी, वो देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि उनके सामने अब टीएमसी को लेकर हो गया, यानी ममता बनर्जी के पास कैसे किस तरह से पार्टी में बातचीत होती है और कैसे रास्ते पर वो जाकर सहमति बना पाते हैं। सबसे बड़ी बात नवीन पटनायक की होती है, सबसे बड़ी चुनौती उनके पास शरद पवार को होगी कि एनसीपी को कैसे मना पाते हैं या नहीं मना पाते, क्योंकि एनसीपी का अपने तरफ से रुख इस समय स्टैंड कुछ न कुछ क्लियर होता चला जा रहा है। वो चाह रही है कि अडानी के मुद्दे पर विपक्ष जबरदस्ती की बातें कर रहा है, तमाम तरह से जो बातें कर रहा है। एक तरफ विपक्ष है जो कि लीडर्स को इकट्ठा करने की कोशिश में नीतीश कुमार लगे हुए हैं, महीनों से कोशिश जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तंज कर रही है। बहुत शुक्रिया अभी के लिए अजीत आपका, क्योंकि विपक्षी एकता पर बीजेपी की भी नजर है और बीजेपी ने चुटकी लेते हुए एक कटाक्ष भी किया है। बीजेपी ने मीटिंग को महाठगबंधन करार दिया है। बीजेपी कह रही है कि ये गठबंधन नहीं, ये तो महाठगबंधन है। अनुराग ठाकुर ने बड़ी बात कही, और सिर्फ अनुराग ठाकुर नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम लीडर्स विपक्षी एकता को देखते हुए इसी तरह से चुटकी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री तो देश के नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। कुछ दल जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो महाठगबंधन बनता है। भ्रष्टाचार छिपता नहीं है, लोग इनकी नीतियों को जानते हैं कि ना इनके पास कोई नीतियां हैं, ना नेतृत्व है, ना ही साफ नीयत है। और जब नीयत में ही खोट हो तो जनता कभी वोट नहीं देती। और 2014 में 2019 में बहुत प्रयास इन्होंने किए, यही ठगबंधन बना था। 2017 में 2022 में उत्तर प्रदेश में भी महाठगबंधन बना था, नहीं हो पाया कुछ। अनुराग ठाकुर ने चुटकी लिए कहा है कि ऐसे गठबंधन तो इससे पहले भी हुए हैं, ये गठबंधन नहीं, ये महाठगबंधन।